जय हिंद, नमस्कार, शालोम। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पे हमला किया और इनोसेंट सिविलियंस, बच्चों, औरतों, बूढ़ों को मारा। छोटे छोटे बच्चों के गले काटे, उनके माँ बाप के सामने उनको मारा, रेप्स किए। इनोसेंट सिविलियंस को म्यूजिक फेस्टिवल में पकड़ पकड़ के मारा और ना जाने कितने ही लोगों को किडनैप करके गाजा स्ट्रिप ले गए। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई पिछले कुछ दिनों से न्यूज में है और ज्यादातर लोग इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। कुछ लोग इसराइल को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग ब्लाइंडली पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं। इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट ये कोई 50-100 साल पुरानी नहीं है, ये कई 100 साल पुरानी है। इसराइल पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट की कहानी शुरू होती है अराउंड 1047 बीसी में, जब इसराइल के रूलर थे किंग सोलोमन और इनकी कैपिटल या राजधानी थी जेरूसलम, जहां पर ज्यूज का पहला टेंपल बना था जिसे कहते हैं टेंपल माउंट। उसके बाद बेबीलोनियंस ने इस एरिया को कैप्चर किया और उसके बाद पर्शियंस ने कैप्चर किया और उसके बाद रोमन्स ने इस एरिया को कैप्चर किया और रोमन्स के राज में ज्यूज को प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, जिस वजह से काफी ज्यूज को वहां से भागना पड़ा। इसी रोमन एम्पायर के टाइम पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ एक ज्यू फैमिली में। जीसस क्राइस्ट के साथ शुरुआत हुई क्रिश्चियनिटी की, जिस वजह से ज्यूज और क्रिश्चियंस में प्रॉब्लम्स होने लग गई और काफी लोगों का यह मानना है कि जीसस क्राइस्ट को ज्यूज ने क्रूसिफाई किया था और जिस जगह जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था उस जगह पे जो चर्च बनाई गई, उस चर्च का नाम है चर्च ऑफ सेपुल्कर, जो ज्यूज के टेंपल माउंट के काफी पास है। तो अब जेरूसलम जो ओरिजिनली ज्यूज के लिए इंपॉर्टेंट था, अब वो क्रिश्चियंस और ज्यूज दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट और होली या पवित्र जगह बन गई। जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन सबसे बड़ा रीजन बन गया क्रिश्चियंस और ज्यूज के बीच लड़ाई का। अब क्योंकि ज्यूज को परेशान किया जा रहा था तो ज्यूज ने अपनी जान बचाने के लिए मोस्टली यूरोप भागना शुरू कर दिया। आगे चलकर रोमन एम्पायर से ये एरिया इस्लामिक अरब सेनाओं ने लड़ाई में छीन लिया और अब ये सारा एरिया आ गया अरब्स के कंट्रोल में। और मुस्लिम्स की अल अक्सा मॉस्क भी इसी एरिया में है, जो मक्का मदीना के बाद इस्लाम में शायद तीसरी सबसे पवित्र या होली जगह है। तो अब शायद आप समझ सकते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की एक्चुअल हिस्ट्री क्या है और क्यों ज्यूज या यहूदी, क्रिश्चियंस या ईसाई और मुस्लिम्स में जेरूसलम को लेकर इतनी लड़ाई है। क्योंकि जेरूसलम इन तीनों रिलीजियंस के लिए होली या पवित्र है, बट हिस्टोरिकली ये जगह ज्यूज या यहूदियों की ही थी। ज्यूज को अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ा था, मगर उनके दिलों में वो टीस हमेशा थी कि हमें अपने देश या अपनी जगह में वापस जाना है। ज्यादातर ज्यूज यूरोप भागकर आ गए थे, जहां उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था, डिस्क्रिमिनेशन होती थी और उनको बराबर का नागरिक नहीं माना जाता था। 1890 के आसपास एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हो गई, जिसमें मांग आने लगी कि ज्यूज या यहूदियों को अपना देश मिलना चाहिए और उनका जो ओरिजिनल देश और जगह है वो उनको वापस मिले अरब से। ये मूवमेंट चलती रही और अब आ गया वर्ल्ड वॉर 1। ब्रिटिशर्स को चाहिए थी सपोर्ट, तो उन्होंने ज्यूज की अपने देश की डिमांड को सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि ज्यूज ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट करें। इस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था हिस्टोरिकली इसराइल का एरिया और ऑटोमन एम्पायर ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी को सपोर्ट कर रही थी वर्ल्ड वॉर 1 में। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया और ऑटोमन एम्पायर का एरिया, जिसे उस टाइम पे पैलेस्टाइन बोला जाता था, उस पे ब्रिटेन का कब्जा हो गया 1918 में। अब क्योंकि ब्रिटेन ने ज्यूज के अलग देश की मांग को सपोर्ट किया था, तो इस एरिया, जिसे उस टाइम पे पैलेस्टाइन बोला जाता था, वहां धीरे धीरे यूरोप से ज्यूज ने वापस आना शुरू कर दिया। अब इस्लामिक अरब कंट्रीज को इससे बड़ी चिढ़ थी कि ये ज्यूज या यहूदी यहां वापस क्यों आ रहे हैं। ज्यूज की यूरोप से वापसी के बावजूद अरब पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा थी। अब क्योंकि आज तक एक धारणा है कि ज्यूज ने जीसस क्राइस्ट को मारा था, तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले यूरोप में ज्यूज पे बहुत ज्यादा वायलेंस शुरू हो गया। उनकी जमीन जायदाद उनसे छीन ली गई और बेसिकली उनको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया गया और बहुत ज्यूज अब वापस अपनी जगह या उस टाइम के पैलेस्टाइन में वापस जाने लग गए। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के एडोल्फ हिटलर की बदौलत एस्टिमेट्स के हिसाब से 60 से 70 लाख से ज्यादा ज्यूज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में मारा गया और भगवान जाने कितनी औरतों के साथ रेप्स किए गए और लाखों बच्चे अनाथ हो गए।
वर्ल्ड वॉर टू में अरब कंट्रीज ने मोस्टली हिटलर को सपोर्ट किया और ज्यूज ने ब्रिटेन को और उनके एलाइज को सपोर्ट किया। अब वर्ल्ड वॉर टू के आसपास और उससे पहले इस्लामिक अरब वर्ल्ड के काफी रेडिकल इस्लामिक नेता एडोल्फ हिटलर को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि एडोल्फ हिटलर जूस से नफरत करता था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रपोजल पास किया जिसमें जूस के लिए इजराइल देश बनाया जाएगा और पैलेस्टीनियंस के लिए एक अलग देश होगा पैलेस्टाइन। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, अरब कंट्रीज को यह बात हजम ही नहीं हो रही थी। बट मगर लेकिन किंतु परंतु इजराइल बन गया। 15 मई 1948 को ब्रिटिशर्स ने उस टाइम का इजराइल या पैलेस्टाइन छोड़ दिया और उसके इमीडिएटली बाद इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरेबिया, लेबनान, यमन और इराक ने मिलकर इजराइल पे अटैक कर दिया। और ये इन कंट्रीज की बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि जब ये वॉर रुका तो इजराइल ने काफी सारी उस टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लिया था जो इजराइल को यूएन प्लान में मिली ही नहीं थी। 1956 में इजराइल और इजिप्ट का वॉर शुरू हो गया दोबारा से, जिसमें इजिप्ट फिर से हार गया। इसके बाद 1967 में एक बार फिर से लड़ाई शुरू हुई जिसमें एक तरफ था इजराइल और दूसरी तरफ थे इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन। और इस वॉर को द 6 डे वॉर भी बोला जाता है क्योंकि मात्र 6 दिन में इजराइल ने इन तीनों कंट्रीज को हरा दिया। जब यह वॉर रुका तो गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप भी इजराइल के कंट्रोल में आ गए। जैसा कि अभी तक आपने देखा, बार बार इस्लामिक अरब नेशंस इजराइल पे अटैक करते रहे और हर बार इजराइल इनको हराता रहा। ये सारे वॉर्स निहायत बेवकूफी थे क्योंकि यूएन प्लान ने इजराइल और पैलेस्तीन दोनों को अलग अलग देश दे दिए थे, तो लड़के क्या उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। और कोई माने या ना माने, अरब कंट्रीज ने ये वॉर इस्लाम के नाम पे किए थे क्योंकि उनको चिढ़ थी ज्यूज या यहूदियों से और पैलेस्तीनियों से उनको कोई खास ज्यादा प्यार नहीं था, जो आज के टाइम पे दोबारा दिख भी रहा है। खैर 1967 के वॉर के बाद अरब देशों को शायद ये समझ में आ गया कि वो इजराइल को डायरेक्टली वॉर में नहीं हरा पाएंगे। 1964 में अरब कंट्रीज ने पीएलओ या पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट करेगी और पहले दिन से पीएलओ का एम था इजराइल को पूरी तरह से खत्म करना। और 1969 में यासर अराफात इसके चेयरमैन बन गए। पीएलओ ने बहुत साल तक इजराइल और उनके सिविलियंस पे टेररिस्ट अटैक्स किए और इस टेररिज्म के बावजूद अरब कंट्रीज पीएलओ को सपोर्ट करती रही। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में पीएलओ ने ओलंपिक्स विलेज में अटैक किया, इजराइल के 2 एथलीट्स को मार दिया और 8 एथलीट्स को किडनैप कर लिया। जर्मन अथॉरिटीज ने कमांडो ऑपरेशन स्टार्ट किया जो फेल हो गया और जो इजरायली एथलीट्स किडनैप किए गए थे वो मारे गए और 5 किडनैपर्स भी मारे गए और इन टेररिस्ट को लीबिया में मिलिट्री सम्मान के साथ दफनाया गया। टेररिस्ट को मिलिट्री सम्मान। इजराइल ने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इस म्यूनिक अटैक्स का बदला लेने के लिए इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड, जिसका एम था कि जितने भी पीएलओ के लोग म्यूनिक अटैक्स में इन्वॉल्व हैं उन सबको ढूंढ ढूंढ के मारा जाए। और मोसाद ने एक कर दिखाया। कहा जाता है कि सिर्फ एक आदमी मोसाद के इस ऑपरेशन से बच पाया था। पीएलओ के अटैक्स चलते रहे और इजराइल वापसी कार्रवाई करता रहा और शांति भंग होती रही। फाइनली धीरे धीरे पीएलओ और अरब कंट्रीज को ये रियलाइज हो गया कि इजराइल के अगेंस्ट इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है और इसी रियलाइजेशन की वजह से 1990s में साइन हुए ऑस्लो अकॉर्ड्स, जिसके मुताबिक इजराइल और पीएलओ ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया और यह भी एग्री किया कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में पीएलओ का कंट्रोल होगा और पीएलओ ने इजराइल को एक देश की तरह रिकॉग्नाइज किया और ये 2 स्टेट सॉल्यूशन आज भी इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का बेस्ट केस सिनेरियो है। बट बहुत सारे पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप्स को ये एग्रीमेंट्स मंजूर नहीं थे क्योंकि उनका एक ही एम था इजराइल और ज्यूज या यहूदियों को खत्म कर देना। और ये नारा आज भी उन सारे टेररिस्ट का है जो इस्लाम के नाम पर सो कॉल्ड जिहाद करते हैं, जो कि बेसिकली टेररिज्म है। और इसका एक एग्जाम्पल मुंबई अटैक्स में भी दिखा था जब पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादियों ने मुंबई में ज्यूज पे अटैक किया था। इजराइल में भी कुछ लोगों ने इन ऑस्लो अकॉर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं किया और 1995 में इजराइल के प्रधानमंत्री yitzhak रबीन का असैसिनेशन कर दिया गया। इन ऑस्लो अकॉर्ड्स के बाद थोड़ी बहुत शांति हुई लेकिन ग्राउंड सिचुएशन कभी भी नॉर्मल नहीं हुई और कुछ ना कुछ ड्रामा चलता रहा।
1987 में कुछ इस्लामिक रेडिकल्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम रखा गया था हमास। और ये वो लोग हैं जो इसराइल को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। और हमास धीरे धीरे स्ट्रांग होने लग गई ऑस्लो अकॉर्ड्स के बाद। 2004 में यासिर अराफात की मौत हो गई। पीएलओ में कोई और स्ट्रांग नेता नहीं आया और उसके बाद हमास दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होने लग गया और फाइनली गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल आ गया हमास के पास और वेस्ट बैंक का कंट्रोल है पीएलओ के पास। और हमास का एक बहुत क्लियर एजेंडा है, वो है इजराइल का नामो निशान मिटा देना। हमास को कोई पीसफुल सॉल्यूशंस नहीं चाहिए और ये 7 अक्टूबर के अटैक्स इनकी सोच को प्रूव करते हैं। ये तो हो गई इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री और अब हमारी ओपिनियन। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को सुबह सुबह इसराइल पे अटैक किया। 5000 से ज्यादा रॉकेट्स इसराइल पे शूट किए गए। मोटर पावर्ड पैराग्लाइडर से इसराइल में एंटर किया, समुद्र के थ्रू एंटर किया और जो बॉर्डर फेंस था उसको बम से उड़ा के मोटरसाइकिल्स और कार्स में इसराइल के अंदर एंटर किया गया। 1400 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब थे। बच्चों के सामने निहत्थे माँ बाप को मारा गया, माँ बाप के सामने बच्चों को मारा गया, औरतों के साथ रेप्स किए गए और 250 से ज्यादा लोगों को किडनैप करके हमास के आतंकवादी गाजा स्ट्रिप ले गए। ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जहां गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोग इन आतंकवादियों को शाबाशी दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि इतने सारे इजरायलियों को मार दिया, खुशियां मना रहे हैं और ये सब करते हुए ये इस्लामिक स्लोगन्स भी बोल रहे हैं। सवाल यह है कि जब ये पैलेस्टीनियंस इजरायलियों के मरने पे या उनके रेप्स होने पे या इजरायलियों की किडनैपिंग्स पे इतने खुश हो रहे हैं, तो अब जब इजराइल ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है तो अब रोना धोना क्यों चल रहा है? गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोगों ने ही हमास को चुना था, तो अब हमास के पापों को भुगतने से क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इस्लामिक नेशंस इस्लामोफोबिया के लिए बाकी सारी दुनिया को ब्लेम करते हैं, बट भैया जब आप इस्लाम के नाम पे लोगों को इस तरह से मारेंगे तो इस्लामोफोबिया ही फैलेगा। आई एम श्योर कि इस्लाम ऐसी गिरी हुई हरकतों की इजाजत नहीं देता, मगर कुछ लोगों की वजह से सारे मुस्लिम्स बदनाम होते हैं। ये बात क्लियर है कि हमास को ये पता था कि इस अटैक के बाद इसराइल ताबड़तोड़ वापस अटैक्स करेगा और हमास की इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इसराइल के इनकाउंटर अटैक्स का जवाब दे पाए। तो हमास ने 7 अक्टूबर का अटैक किया ही क्यों, जबकि उनको पता था इस लड़ाई में सबसे ज्यादा बुरा हाल नॉर्मल पैलेस्टीनियंस का ही होगा। हैरानी की बात यह है कि गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर इसराइल पे कोई अटैक किया जाएगा तो इसराइल की रिटेलिएशन या जवाबी कार्रवाई बहुत सख्त होगी, जिससे पैलेस्टीनियंस का खुद का जीना मुहाल हो जाएगा। तो फिर ये सब जानते हुए ये लोग हमास जैसे आतंकवादियों को क्यों सपोर्ट करते हैं? ये ड्रामा ऑलमोस्ट 75 साल से चल रहा है और इसराइल ने बार बार ये प्रूव किया है कि इसराइल को कोई नहीं हरा सकता। और हर बार जब भी ऐसे अटैक्स होते हैं तो सबसे बुरा हाल पैलेस्टीनियंस का खुद का होता है। तो आज तक क्यों अक्ल नहीं आई है कि भैया शांति से जिया जाए? हमारा ये मानना है कि हमास के इस अटैक का कोई एक नहीं मगर काफी सारे रीजंस हैं। पहला, इसराइल के रिलेशंस बाकी सारी अरब कंट्रीज से इंप्रूव हो रहे थे इस अटैक से पहले और हमास को डर था कि अगर अरब कंट्रीज और इसराइल के रिलेशंस इंप्रूव हो गए तो हमास को अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए पैसा मिलना बंद हो जाएगा। दूसरा, हमास का यह लॉजिक होगा कि जब तक हम कुछ बड़ा नहीं करेंगे तब तक पीएलओ को ही पैलेस्टीनियंस का मेन रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। तीसरा, अभी रिसेंटली ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हुई थी और हमास को कहीं ना कहीं ये डर जरूर होगा कि अगर ये कॉरिडोर बन गया तो हमास को फोर्स किया जाएगा कि वो इसराइल के खिलाफ अपने अटैक्स बंद करे। हमास ने इतना बड़ा अटैक प्लान किया और एग्जीक्यूट भी कर दिया, तो मुझे तो नहीं लगता कि हमास ऐसा अटैक बिना किसी अरब कंट्री की एक्टिव फाइनेंशियल और मिलिट्री इक्विपमेंट की सपोर्ट के बिना कर सकता है। और इसका सस्पिशन जाता है ईरान की तरफ, जिस पर ऑलरेडी सैंक्शंस हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में ईरान को इन्वॉल्व नहीं किया गया है और ईरान के दुश्मन सऊदी अरेबिया के इसराइल के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे, तो हो सकता है कि शायद ईरान ने ही हमास को उकसाया हो इस अटैक के लिए। हमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी है और वो ये है कि सारी अरब कंट्रीज को सपोजिटली पैलेस्टीनियन से बड़ी हमदर्दी है। तो जब अब गाजा स्ट्रिप में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसराइल के रिटेलिएटरी मिलिट्री एक्शन की वजह से, तो ये अरब कंट्रीज इन पैलेस्टीनियंस को अपनी कंट्रीज में आने क्यों नहीं दे रही ताकि उनकी मुसीबत कुछ कम हो सके?
अरब देश वेस्ट बैंक में एड क्यों नहीं भेज रहे हैं? अगर इतनी ही चिंता है तो हमास को क्यों नहीं रोका आज तक? जब तक अरब कंट्रीज हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती रहेंगी, तब तक इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आखिर में कनाडा की एक बात, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बड़ी क्लियरली बोला है कि कनाडा में इजराइल के खिलाफ और हमास के वायलेंस के सपोर्ट में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो अनएक्सेप्टेबल या गवारा नहीं है। तो सर जी, जब खालिस्तानी भारत के खिलाफ इतनी कटरछाप हरकतें करते हैं, हिंदुओं के मंदिरों पे अटैक करते हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स को धमकियां देते हैं, इंडियन मिशंस को इतना अटैक करते हैं, ओपनली इंडिया को तोड़ने की साजिश करते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मारने की धमकी देते हैं, तो जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों की ये हरकतें क्यों नहीं दिखती? अपनी सरकार को बचाने के लिए एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड खालिस्तानी से सपोर्ट ले रखी है। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इजराइल पैलेस्तीन की ये कॉन्फ्लिक्ट कोई नई नहीं है और ये लड़ाई शायद तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जाता और इजराइल और पैलेस्टीनियंस आपस में शांति से बैठ के बातचीत नहीं करते। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपकी क्या सोच है इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। नमस्कार, जय हिंद, शालोम।